गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेवेंथ का सेकंड चैप्टर हिंदी व्याकरण की बुक से जो हम आज शुरू करेंगे। तो बच्चों, ये चैप्टर का नाम है आपका वर्ण विचार। वर्ण विचार अर्थात वर्ण के विषय में हम इस चैप्टर में ज्ञान प्राप्त करेंगे। सबसे पहला देखिए, आपको एग्जाम्पल दिया गया है, रमेश पढ़ रहा है। अब इस पूरे वाक्य में 4 शब्द हैं। पहला रमेश, दूसरा पढ़, तीसरा रहा और चौथा है। ठीक है। अब हमने पहला शब्द जो है रमेश लिया। रमेश का यदि हमने वर्ण विच्छेद किया, मतलब स्वर और ध्वनि को, स्वर की ध्वनि को और वर्ण को अलग अलग किया, तो ये हमारे पास रे, ए, में, ए, शे, ए, कुल 5 ध्वनियाँ हमारे पास आती हैं। ठीक है। पूरे रमेश एक शब्द में 5 ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। दूसरा शब्द है हमारा पढ़। पढ़ में हमारे पास 4, देखिए 2 वर्ण है और 2 स्वर है, तो टोटल 4 ध्वनि का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार रहा शब्द में रे, ए, हे, ए, 2 वर्ण और 2 स्वर, टोटल 4 ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। उसी के बाद है ए, 1 वर्ण और 1 स्वर का प्रयोग, टोटल 2 ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। और इस तरह से बना हमारा एक वाक्य रमेश पढ़ रहा है। ठीक है। अब इस वाक्य में जो ये वर्ण है, इन्हें व्यक्त करने के लिए, शब्दों को व्यक्त करने के लिए जो चिन्ह हमने बनाए वो कहाँ से लिए? लिपि से। क्योंकि लिपि में ही वर्णों का एक क्रमबद्ध समूह चलता है। अब देखिए वर्ण की परिभाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। और आपकी बुक की लैंग्वेज में भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए बनाए गए चिन्ह वर्ण है। ठीक है। इसके बाद अब आती है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? जैसे हम फूल या मोती को धागे में क्रम से पिरोते हैं तो वह माला बन जाती है, उसी प्रकार जब हम वर्णों को क्रम से लिखते हैं तो वह वर्णमाला बन जाती है। इसलिए वर्ण की जो परिभाषा है इस प्रकार जाएगी: किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाली ध्वनियों को व्यक्त करने वाले वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। अब आती है हमारी हिंदी की वर्णमाला। हिंदी की वर्णमाला, सबसे पहले तो हमारा जो वर्णमाला है 2 भागों में विभाजित है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ठीक है। स्वर, जितने भी ऐसे वर्ण जिनकी हम मात्रा का प्रयोग करते हैं वो कहलाते हैं स्वर। ये एक स्वतंत्र इकाई होती है। इन्हें बोलने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं होती, कोई मदद नहीं करता इन्हें बोलने के लिए। उसके बाद आता है हमारा व्यंजन। व्यंजन जैसे कि आप देख रहे हैं, वर्ग के हिसाब से दिए गए: कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, ग्रहित और स्पर्श व्यंजन। ठीक है। ये है हमारे व्यंजन। स्वर और व्यंजन की जो टोटल संख्या है वो है 52, 52। स्वर और व्यंजन की टोटल जो संख्या है हमारी वर्णमाला में वो है 52, 52। इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे स्वर जिन्हें हमने विदेशी भाषा से लिया है या फिर ग्रहण किया है, जैसे औ की मात्रा का शब्द मॉल, ऑल, डॉक्टर। इस तरह के जो शब्द हैं वो है ग्रहित स्वर जो हमने अंग्रेजी भाषा से लिए हैं। उसके बाद आता है अनुस्वार, जिसमें ये एक नासिक्य वर्ण होता है। इसे जब बोला जाता है तो न की ध्वनि आती है, तो ये है आपका अनुसार। अंक की बिंदी का प्रयोग इसमें किया जाता है। उसके बाद है विसर्ग। शब्द के अंत में जब विसर्गें लगती हैं तो वो विसर्गिक शब्द कहलाता है और इन विसर्गों को बोलने के लिए ह की ध्वनि का प्रयोग होता है, जैसे अतः, प्रातः, पुनः आदि शब्द। इसके बाद है अनुनासिक। चंद्र बिंदु का प्रयोग अनुनासिक में किया जाता है। ये तीनों ही अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक जो है हमारे अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। तो अब हमने वर्णमाला में क्या क्या पढ़ा? स्वर, व्यंजन, अयोगवाह और ग्रहित ध्वनि। ठीक है। इसके बाद आती है हमारी वर्णमाला। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, हमारी वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर वही ध्वनियाँ हैं जिन्हें बोलने में किसी प्रकार की रुकावट मुख से बाहर नहीं निकलती। ठीक है। इन्हें जो है स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। स्वर के 2 भेद हैं, पहला ह्रस्व और दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में कम समय लगता है और ये हमारी अधिकतर छोटी मात्रा वाले शब्द होते हैं। उसी प्रकार दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कुछ अधिक समय लगता है, जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनसे लगभग दुगना समय लगता है, वो कहलाते हैं हमारे
दीर्घ स्वर। ठीक है, इसमें अधिकतर हमारी जो बड़ी मात्रा वाले शब्द जैसे आ, ई, उ ये शब्द आते हैं। ठीक है, अब हमारे स्वर हो गया कंप्लीट। स्वर और व्यंजन दो भागों में। उसके बाद है व्यंजन। व्यंजन वे ध्वनि है जो मुख में वायु के रास्ते से जब बाहर आती हैं तो थोड़ी सी रुकावट को उत्पन्न करती हैं। ये ध्वनियाँ कहलाती है व्यंजन और इन्हें बोलने के लिए हमें आवश्यकता होती है स्वर की। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इनकी अपना ये स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। इन्हें बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए, स्वरों की सहायता से स्वरों की सहायता से उच्चरित उन ध्वनियों को व्यंजन कहते हैं जिन्हें बोलते समय मुंह के भीतर की हवा रुकावट के साथ बाहर निकलती है तथा जिनका स्वतंत्र रूप में उच्चारण स्वर की मदद से होता है। ठीक है, अब व्यंजन क्या है? स्वरों की सहायता से उच्चरित उन ध्वनियों को व्यंजन कहते हैं जिन्हें बोलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? स्वर की। अब आते हैं व्यंजन के भेद। जैसे हमने स्वर के भेद पढ़े दो हैं, उसी प्रकार व्यंजन के जो भेद हैं वो तीन हैं। पहला भेद है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, पहला भेद है स्पर्श व्यंजन। उसके बाद हमारा दूसरा भेद है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और उसके बाद हमारा तीसरा भेद है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तीन भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का अर्थ है छूना। स्पर्श का अर्थ है छूना, अर्थात जिन ध्वनियों को उच्चारण करते समय जीवा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करके वायु का रास्ता रोकती है उसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन वर्णों को बोलते समय हमारा जो जीभ है वो मुख के अंदर किसी भी भाग को छूती है तो उन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये कौन कौन से हैं? क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के और प वर्ग के। अब हमारा उच्चारण स्थान, क वर्ग के व्यंजनों को बोलते समय कंठ, च वर्ग के व्यंजन को बोलते समय तालु, ट वर्ग के मूर्धा, त वर्ग के दंत और प वर्ग के ओष्ठ। इन जगहों पर हमारी जो जीवा है इन वर्ग के वर्णों को बोलते समय छूती है, इसलिए इन्हें कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। उसके बाद आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ जैसे अंदर की ओर। ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय हमारी जो सांस का अवरोध है बहुत कम हो जाता है तथा वायु के मुंह में किसी भाग को पूरी तरह कहीं पर भी स्पर्श नहीं करती, उन्हें कहते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4 है। ये, रे, ले, वे। ये 4 जो हमारे व्यंजन हैं वो कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का अर्थ जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, ऊष्म अर्थात गर्मी उत्पन्न करने वाले शब्द। ठीक है, जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय हवा की तेज गति से मुंह से रगड़ खाने के कारण ऊष्मा गर्मी पैदा होती है। जब हम कुछ वर्णों को बोलते हैं, इन वर्णों को बोलते हैं तो हमारी जो जीवा है वो रगड़ खाती है और जो मुंह में रगड़ खाने के कारण जो उसमें एक कहते हैं हम ऊष्मा गर्मी सी उत्पन्न हो जाती है, इसलिए इन्हें कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। इनकी भी संख्या 4 है। जैसे श, श, से, ह, ये भी 4 है। तो अब हमने देखा सबसे पहले स्वर के 2 भेद हैं, हर्ष और दीर्घ स्वर। उसके बाद व्यंजन के 3 भेद हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो बच्चों आज हम यहीं तक करेंगे। हमने स्वर और व्यंजन के भेद के विषय में ही जाना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन, अयोगवाह, अनुनासिक, अनुस्वार। ठीक है, ये इन चीज़ों के विषय में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपने इन 2 टॉपिक्स स्वर और व्यंजन और साथ में वर्ण, वर्णमाला, इन विषयों में अपनी जो जानकारी है उसे बढ़ाने की अपनी बुक से ही पाठ को पढ़कर करेंगे। और जहाँ तक हो सके जितना पोर्शन हमने कर लिया है उसका बुक वर्क करने की आप लोग कोशिश करें। बाकी का वर्क हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।